आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आपकी स्टडीज़ को गियर अप करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स देने के लिए हमने लॉन्च कर दिया है अन अकेडमी स्टूडियोज़। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट एट योर प्लेस। गूगल ड्राइव की लिंक्स मिलने वाली है गाइज। हमारे जो ऑडिट और आईडीटी के लेक्चर्स हैं सुपर डुपर हाईली एनिमेटेड लेक्चर्स हैं एंड आई एम वेरी श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दिस। सो नवंबर 22 या मई 23 की प्रिपरेशन है ना, डू ऑप्ट फॉर दिस गाइज। सब्सक्राइब कर लीजिए, यूज़ करिए कोड ऑडिट्स आर एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलने वाला है। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको किताब फ्री में भी मिलने वाली है फ्रॉम माई टीम, ठीक है। ऑल्सो गाइज, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की जो रिकॉर्डेड सेशन है उनकी ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स भी हैं। तो आप रिस्पेक्टेड टीचर्स के आप FR, SFM, ऑडिट, लॉ, ये सारे ही लेक्चर्स जो है उसके रिकॉर्डेड सेशंस कितने हैं, आवर्स कितने हैं, वो एक बार देख लीजिए। ऑल्सो गाइज, सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए भी ऐसा ही है। IDT महेश गौड़ सर, दुर्गेश सर एंड SCMP सचिन गुप्ता सर लेने वाले। सो अकॉर्डिंगली ये हमारा जो बैच प्लान है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ऑल हैव रिकॉर्डेड द फास्टर कोर कंटेंट फॉर नवंबर 22 इज रेडीली अवेलेबल। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं लिया है प्लस सब्सक्रिप्शन तो, ठीक है गाइस। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद द करंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। हेलो, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पीयर रिव्यू। बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट्स, एज ऑलवेज थोड़े से बैकग्राउंड चेक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विथ दिस चैप्टर। वेरी इजी चैप्टर। काफ़ी सारे छोटे छोटे से अमेंडमेंट आए हुए हैं इस चैप्टर में कि पेयर कौन होता है, पेयर रिव्यूअर कौन होता है, किसका रिव्यू होने वाला है, तो ये सारा चीज़। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू गो बैक टू योर स्कूल डेज, जहाँ पे टीचर्स जब भी कोई टेस्ट लेते थे ना, दे शी यूज टू टेल यू या फिर ही यूज टू टेल यू कि स्वॉप योर पेपर्स। आपका जो पेपर है वो आपका फ्रेंड चेक करे, आपका फ्रेंड का जो पेपर है वो आप चेक करें। ऐसे कई बार स्कूल डेज में हुआ करता था। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज नथिंग बट peer रिव्यू। हाउ कम? अंडरस्टैंड, peer रिव्यू, व्हेन वी ब्रेक दीज टू वर्ड्स, peer का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ सेम स्टैंडिंग, सिमिलर स्टैंडिंग। peer इज अ फ्रेंड, peer इज योर पाल। रिव्यू का मतलब होता है व्हेन दैट फ्रेंड चेक्स द प्रोसीजर्स, द वर्क, स्कूल डेज में द टेस्ट विच इज परफॉर्म बाय। सो क्लबिंग दिस टू वर्ड टुगेदर, पीयर रिव्यू का मतलब होता है द पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग रिव्यूइंग द वर्क। नाउ ये पूरे चैप्टर में 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब ये 3 मेजर कैरेक्टर्स कौन है? सबसे पहला एक तो होगा रिव्यूअर, एक तो होगा रिव्यूअर जो रिव्यू करने वाला है, जो कि है पीयर, जो कि है आपके ही एज का, आपके ही सेम स्टैंडर्ड का, आपके ही जैसा कोई पर्सन जो कि इन प्रैक्टिस है, ही इज अ रिव्यूअर, ठीक है, जो रिव्यू करने वाला। फिर आएगा PU, जिसका मतलब है प्रैक्टिस यूनिट। ये वो पर्सन है जिसका रिव्यू आप करने वाले हो, जिसका रिव्यू होने वाला है, जिसका काम हम चेक करने वाले हैं। और इन दोनों को ही मैनेज करने के लिए एक बोर्ड आने वाला है, एक बोर्ड आने वाला है। इस बोर्ड को हम लोग कहेंगे पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में 3 मेजर कैरेक्टर्स है, PR, PU और PRB, पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है। सो थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, देन वी विल बी जंपिंग इनटू द बुक्स। तो सबसे प्राइमरी थिंग, पीयर रिव्यू बोर्ड क्या चाहता है? पीयर रिव्यू बोर्ड इज एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये बोर्ड का प्राइमरी काम क्या है? ये बोर्ड का प्राइमरी काम है टू इवैल्यूएट द वर्क, कि यार जो हमारे ICAI के तहत जो मेंबर्स बन गए हैं, जो प्रोफेशनल्स है, क्या ये प्रोफेशनल सही तरीके से काम कर रहे हैं, वेदर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ऑडिटिंग वर्क, अश्योरेंस वर्क इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो ये बोर्ड स्थापित हुआ। नाउ व्हाट बोर्ड विल डू, बोर्ड सारे के सारे मेंबर्स ऑफ ICAI है जो प्रैक्टिस में हैं, उन पे एक नज़र लगा करके रखेगा। ये बोर्ड PU को सिलेक्ट करेगा कि अरे यार इतने सारे पर्सन इन प्रैक्टिस, मेंबर्स इन प्रैक्टिस में से, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया है यूनिट A। ये कोई फर्म है जो ऑडिटिंग वाला काम कर रही है, अश्योरेंस वाला काम कर रही है। तो पीयर रिव्यू बोर्ड PU को बोलेगा कि PU, हम चाहते हैं कि आप जो ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे हो ना, उसे रिव्यू किया जाए। पीयर रिव्यू बोर्ड विल गेट इन टच विथ PU। PU को कहा जाएगा कि सर मैं आपको नाम देता हूँ, आपका स्वयंवर रच रहा है, मैं आपको नाम देता हूँ 3 रिव्यूअर का,
तीन में से कोई एक रिव्यूअर आप सिलेक्ट कर लो, वो जो रिव्यूअर के बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, रिव्यूअर को सिलेक्ट कर लो एंड दैट रिव्यूअर विल कम टू योर प्लेस, आपके ऑफिस में आएंगे, आपको ऑडिट करने के तरीका, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देने का तरीका, आर्टिकल असिस्टेंट को गाइड करने का तरीका, सुपरविजन, ये सब कुछ हम चेक करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी अश्योर्ड, वेल अश्योर्ड कि सीए फेटर्निटी में जितने भी लोग मेंबर्स इन प्रैक्टिस है वो हाई लेवल, हाई क्वालिटी की अश्योरेंस सर्विसेज मार्केट में दे रहे हैं। ठीक है, सो होल इंटेंशन बिहाइंड टेकिंग दिस प्रोसेस अप इज टू मेक श्योर द डिग्निटी ऑफ अवर प्रोफेशन, द स्टेटस ऑफ अवर प्रैक्टिस वर्क, द क्वालिटी ऑफ द अश्योरेंस सर्विसेज जो हम लोग दे रहे हैं इज अप टू द मार्क। ठीक है, सो दैट इज अ होल प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो दैट इज पीयर रिव्यू। वेरी इजी। नाउ लेट अस मूव इनटू द बुक्स peer review as a process. So peer review came into existence in March 2002. Every time peer review के लिए गाइडेंस, क्वालिटी रिव्यू के लिए गाइडेंस, जो काउंसिल है हमारे वो नया नया सब कुछ करते रहते हैं. It is conducted to assure that professionals strive best to ensure that the highest, that was a reason which I told you, the highest standard in the professional dignity is observed in all the practicing member. Underline the word practicing. Ma'am, so if there are some person who are not in practice, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट या फिर दे हैव जॉइंड इंडस्ट्री फॉर देयर वर्क और दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, दे आर नॉट इन प्रैक्टिस, तो उसके लिए भी हम लोग रिव्यू करेंगे? नहीं, एज आई टोल्ड यू, रिव्यू प्रोसेस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट. सो जो लोग ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन सर्विसेज कर रहे हैं उनके काम के लिए हम लोग रिव्यू करवाएंगे. ठीक है, सो लाइक यू नो ऑल टुगेदर आई कैन से पीयर रिव्यू इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस. पीयर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि हम चाहते हैं कि आपके काम में से कमियां निकालें. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके काम में से सिर्फ कमियां निकाली जाए. नो, हम चाहते हैं जो काम आप रेंडर कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेंडर हो, जो काम आप परफॉर्म कर रहे हो खूब खूब डिग्निटी वाले लेवल से एंड क्वालिटी के हिसाब से रेंडर हो. So it is just going to be a very simple discussion, sharing of views के this way we can make our services go best from better to best. and improvement के जितने भी स्कोप है, कॉम्पिटेंस की इम्प्रूवमेंट के जितने भी स्कोप है वो बताना. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पीयर रिव्यू? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स में फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी PR, कौन है PR? पीयर रिव्यूअर विजिट्स द PU प्रैक्टिसिंग यूनिट, वो क्या क्या चेक करेगा, उनके दायरे में क्या आता है? दे ट्राई वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंसेस विथ TEP. व्हाट इज TEP? टेक्निकल, ethical and professional standards. So every practicing member of institute has to comply with technical standards. What are technical standards? जिसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, जैसे कि SAs हो गया, SREs हो गया, रिव्यू करने वाले हैं, SRS हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का सबसे मेजर फर्स्ट वाला फाउंडेशन जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था. सो ethical standards, guidance note any issued by ICAI to identify any major pervasive loopholes. What is identifying loopholes? कह रहे यार ये जो PU है इसने ऑडिट करते समय डॉक्यूमेंटेशन तो किया ही नहीं. अरे यार ये जो PU है इसने ऑडिट एविडेंसेस तो सफिशिएंट पाए ही नहीं है. अरे यार ये जो PU है वो तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग ही नहीं देता. These are major loopholes in the work. To identify the chronic loopholes कि यार काम करने के तरीके में मज़ा नहीं, ये ऐसा काम है कि ठीक है आया गया पैसा मिल रहा है ना बस, ऐसा काम हमको नहीं चाहिए. वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी वर्क फॉर द क्वालिटी, वी आर परफेक्शनलिस्ट. सो प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना, कंप्लायंसेस चेक करना, जो जनरल कंट्रोल्स है उसको वेरीफाई करना कि ये जनरल कंट्रोल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो. दिस जनरल कंट्रोल्स, ये वाले पॉइंट पे तारा लगाएंगे हम लोग, तारे को जमीन पे लेकर के आएंगे. सी दीज आर एक्सप्लेनेशन व्हेन आई विल बी टीचिंग यू व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द वर्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय द जनरल कंट्रोल्स, वो आगे सिखाऊंगी मैं आपको. सी दीज आर जनरल कंट्रोल्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, वी नीड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द वर्क रेंडर्ड. एंड लास्ट हम लोगों को ये चेक करना है, सी एवरी टाइम इफ PU ऑडिटिंग कर रहा है दैट डज नॉट मीन कि एंगेजमेंट पार्टनर इज गोइंग टू द कंपनी एंड एवरी टाइम ही हिमसेल्फ इज परफॉर्मिंग द वर्क. नहीं, हो सकता है जब भी एंगेजमेंट पार्टनर कोई कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हो वो अपनी पूरी टीम को लेकर के जाए. सो अगर आज मैं एक एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, K लिमिटेड को ऑडिट करने के लिए मैं जा रही हूँ, तो मैं अकेली जाऊँगी क्या? एब्सोल्युटली नो. आई विल बी हैविंग माई असिस्टेंट टीम विथ मी. आर्टिकल्स होंगे,
अमित को लेकर के जाएंगे, है ना। तो ये जो पूरी टीम है उसको लेकर के अगर हम लोग कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं, तो डोंट यू फील आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल टू गिव देम द प्रॉपर ट्रेनिंग कि देखो बेटा ये पहले ऐसे चेक करना है, फिर ये चेक करना है। बोलने के बाद भी अमित नहीं सही काम करता है, ये बात अलग है। बट what is the standard work process? The work process says proper training देना and proper knowledge देना to the team. Simple. So what is falling under the scope? पहला वेरिफिकेशन करना, व्यू, इट इज peer review का स्कोप क्या है, व्यू, peer review का स्कोप क्या है, व्यू, टू वेरीफाई द compliances with TEP, technical, ethical and professional standards, to identify the chronic loopholes, to enhance the quality of the work, reliability of the financial statements, and to evaluate that the engagement team assistants are following, are appropriately doing the work only after proper knowledge. So now here Tara and Tara Zami par. Tara Zami par. Technical, professional और एथिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स एवरी स्टैंडर्ड जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करता है इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन. Accounting standard prescribed under section 133 as referred by NEFRA in consultation with NEFRA. Ind AS दूसरे स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट ने दिए हैं, दैट इज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, statements, other statements, guidance note, internal auditing, CR, this is standards on internal audits, any guidance note which are prescribed by the council from time to time. AFRF, that is framework for preparations of the financial statements. So that is how we look into this. जैसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 आपको इवेल्युएट करना कि वेदर द कंपनी इज कंप्लाइंग शेड्यूल 3, एनी प्रोविजंस ऑफ द रेलिवेंट स्टैट्यूट, जैसे कि कंपनीज एक्ट, ICAI ने दिए हुए जो भी स्टैंडर्ड्स है, डूज एंड डोंट्स है, वो सारा. सो ऑल दीज थिंग्स फॉल्स अंडर टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल. So what are the technical standards actually? These 6 falls under the category of technical standards. So जब भी मैं आपको क्वालिटी रिव्यू पढ़ाऊंगी ना, पीयर रिव्यू का एक नेक्स्ट वाला पार्ट है क्वालिटी रिव्यू. सो क्वालिटी रिव्यू में जस्ट रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि यार ये स्टैंडर्ड होते क्या है, what is actually falling under technical standards. So ये 6 पॉइंट्स फिर से वहाँ पे भी रेप्लिकेट होने वाले. सो मार्क दिस एज अ बिट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे भी सेम क्वालिटी रिव्यू में. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमने कहा कि वी बीइंग PR, हम लोग PO के जो जनरल कंट्रोल्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये इवैल्यूएट करेंगे. वेट, व्हाट आर जनरल कंट्रोल्स, समझो. यूजुअली हम लोग ऐसा कहते हैं, रिस्क है तो कंट्रोल्स है, बराबर, रिस्क है तो कंट्रोल्स. अगर रिस्क है तो हम लोग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं कंपनी में. इन द सिमिलर वे अगर हमारे ऑडिट फर्म में कोई रिस्क है, जैसे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट ना रहा, तो ऑडिटर प्रोफेशनल स्किल्स स्टैंडर्ड्स फॉलो ना कर पाया, तो ऑडिटर प्रॉपर कंसल्टेशन ना कर पाया, तो ये सारे एरियाज में रिस्क है. हैंस इन सारे एरियाज में हमको कुछ ना कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. तो इसका आंसर है जनरल कंट्रोल्स फॉलोड बाय PU. तो व्हाट आर जनरल कंट्रोल्स? ISCAS, I स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट चेक करना. हम लोगों ने ना SA 220 एज वेल एज SQC 1 में बोला है कि whenever we try accepting the new client or continue the old client, we first check about the independence of the personnel. We monitor, we evaluate, we prepare such policies such that we don't compromise our independence. Maintenance of the professional skills and standards. Evaluating that the consultation are taken from the person who are capable. आज वो 3 Idiots वाला केस मैंने आपको बताया था SA 220 में. अगर आपको मौका दिया जाए कि इंजीनियरिंग फील्ड में आपको किसी से कंसल्टेशन लेना है, मुझे सच्ची बताओ, आमिर खान जो फुंगसुक वांगड़ू है उसके पास से कंसल्टेशन लोगे, या जावेद जाफरी जो कि रणछोड़ दास, छामल दास, छाछड़ बिना पढ़े जिनके पास डिग्री है, उनके पास से कंसल्टेशन लोगे? इंक्लाइन टुवर्ड्स आमिर खान मोर. व्हाई? बिकॉज ही हैज़ अ नॉलेज. ओनली डिग्री डजेंट मैटर. खाली फर्जी डिग्री, कई बार वो केसेस हमको देखने मिलते हैं कि कोई तो डॉक्टर है जिनके पास फर्जी डिग्री है, तो क्या ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे क्या कंसल्टेशन लेने के लिए?
will not be appropriate for our auditing. So appropriate consultations being taken. Office administration control. What is office administration control? The office is under your purview. The office is under your control. The team is working as per your need, requirements. Staff recruitment. What is staff recruitment? Whenever, even in any business, not only CA field, any business wants to hire people. ठीक है, आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 लोगों को और हायर करें, रिक्रूट करें. तो आपको क्या लगता है, हम लोग उनके स्किल, टैलेंट, कैलिबर के हिसाब से उनको हायर करेंगे, या अरे यार दिखने में अच्छा है यार चलो हायर कर लेते हैं, ऐसा करेंगे? एब्सोल्युटली नो. Why do we have rounds and rounds of interview sessions going on? Why do we train the person so thoroughly? Because they are the one who are going to take up the load of the office. I am not there every time in the office. Why? Because I am very much assured the team जो मेरे लिए काम कर रही है, they are well capable to handle things. यही तो है staff recruitment. ठीक है. So these are the general controls which every office needs to keep in place. So what is the answer? Answer is ISCAS. Independence, मेंटेनेंस ऑफ स्किल. एस से स्किल है ये, एम को हाईलाइट नहीं करना, एस को हाईलाइट करना है. कंसल्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट. ठीक है. इसके ऊपर आगे और एक क्वेश्चन आने वाला है. इंडिपेंडेंस के लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाए? अगर आप गए हो कोई कंपनी में, जैसे कि आप हो पीयर रिव्यूअर, आप गए हो कोई पीयू के पास, ठीक है, वो पीयू ने इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हैं. इसको आपको चेक करना है, क्योंकि आपको जनरल कंट्रोल चेक करना होता है. तो क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? बीइंग अ रिव्यूअर, वी विल फर्स्टली चेक वेदर सच पॉलिसीज आर मेड, दैट इज डिजाइंड, दे आर इम्प्लीमेंटेड. वी विल ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन कि देखो, इंडिपेंडेंट रहने के लिए हम लोगों ने कोई कंट्रोल, कोई पॉलिसीज बनाई, ठीक है, बट किसी को नहीं बताई. हमारे स्टाफ में से किसी को नहीं, किसी को कानों कान खबर नहीं है हम लोग कैसे काम करना चाहते हैं. तो क्या फ़ायदा है ऐसी पॉलिसीज़ का जो बना करके सिर्फ पेपर में पड़ी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है. सो इम्प्लीमेंटेड, अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड. वी विल ऑल्सो इवेल्युएट दैट ये जो पॉलिसीज जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको रिव्यू करना कि अप्रोप्रिएटली ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है. मॉनिटर करते रहना कि अगर कोई पॉलिसी में डेफिशिएंसी है, पॉलिसी इज नॉट गिविंग अस, नॉट यील्डिंग दैट रिजल्ट्स द वे वी आर एक्सपेक्टिंग, तो हम लोग स्टेप्स ले लें कि यार ये पॉलिसी इज़ नॉट अप टू द मार्क, ये फ्रूटफुल नहीं है, स्टेप्स ले लो, नई पॉलिसीज़ बनाते हैं. ठीक है. सो हाउ विल यू इवेल्युएट द इंडिपेंडेंस ऑफ द, बेसिकली इंडिपेंडेंस है कि नहीं है. ये पॉलिसीज़ जो पीयू ने बनाई हैं आपको चेक तो करनी है. कैसे चेक करेंगे? by evaluating the design, communication हुआ है कि नहीं, whether the policies are in place, whether they are operating effectively, reviewing, like continuous review है कि नहीं, whether the personnel in the organization are monitoring the outcome of this policies which are implemented. So this is also a past examination question. Mark it. So where in book will you be finding this? एक minute, just I'll take you through that. ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. So here you will be able to understand this and do add this in your SAR as well. In SAR this is required to be added. ठीक है. तो उसको additionally लिख लेंगे. Roshan, a practicing CA, is appointed to conduct peer review of another PU. ठीक है. Okay. ठीक है. What areas Roshan should review in assessment of independence of PU? मतलब क्या है, वो जो जनरल कंट्रोल्स थे ना, इसका उसमें से पहला वाला पॉइंट था इंडिपेंडेंस. कैसे इवेल्युएट करेंगे इंडिपेंडेंस? हमने कहा कि बॉस अगर इन्होंने पॉलिसी बनाई है तो देखो इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कोई थ्रेट्स ना हो टू इंडिपेंडेंस. एंड व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट. तो ये सारा थ्रेट ना हो. ठीक है. मैंने कहा यार ये थ्रेट्स नहीं होना चाहिए यार. अभी ये थ्रेट्स ना होने के लिए कुछ पॉलिसीज हम बनाएंगे. तो रिव्यूअर क्या चीज़ों को रिव्यू करेगा? दिस एस्पेक्ट्स. The reviewer should therefore check the following aspect in respect of the assessment of independence.
डू दे हैव द पॉलिसी, क्या पॉलिसी डिजाइंड है, whether they have appropriately communicated this policy to their staff, does the PU monitor the compliances with such independence का policy, appropriate training वगैरह दे रहे हैं. PU periodically reviews this association कि जो client का नया काम लेना है क्या ये properly review तो कर रहे हैं ना, कि they are not compromising over the objectivity. How does PU deals with the threats of independence? कौन से threats? SAF वाले threats. ठीक है. सो ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है इन ऑर्डर टू रिव्यू द जनरल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस में आपको कंप्लायंस रिव्यू में इंडिपेंडेंस वाली बातें पता चलेगी एंड देयर यू नीड टू ऐड ऑन दीज पॉइंटर्स. कूल है. चलो फटाफट आई एम गिविंग यू अ माइक्रो सेकेंड, क्विकली यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा करके ऐड ऑन कर लीजिए इंडिपेंडेंस के सामने these 4 points, 5 points. अब आगे नोट का सबसे पहला पॉइंट. सो प्राइमरीली अब तक के लिए हमको इतना तो पता चल गया है दैट पीयर रिव्यू इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस. पीयर रिव्यू इज अ प्रोसेस वेर इन वी ट्राई इम्प्रोवाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज. ठीक है. इट इज नॉट टू फाइंड द डेफिशिएंसी बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी. ओके. व्हेन यू बीइंग रिव्यूअर, आप पीयू के कोई काम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपके इनकम टैक्स असेसमेंट हो कि आप 16 साल पहले की इनकम को जांचोगे. नहीं बच्चों, वो लोग मुझे क्या कहते हैं कि एक्टिंग एज अ पीयर रिव्यूअर हम लोग कितने साल के प्रीवियस ईयर के असेसमेंट या फिर ऑडिटिंग के सर्विसेज को चेक कर सकते हैं. वी कैन जस्ट सिलेक्ट 3 assurance engagement which are conducted by PU in the previous 3 years. Now the next point is assurance engagement में क्या क्या इंक्लूड होता है. समझो, अगर पीयर रिव्यूअर पीयू के पास गया है तो क्या हर प्रकार की सर्विसेज को लाइक चेक करेगा. अगर आपने टैक्स रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड मैटर्स हैंडल किए, किसी का ड्यू डिलिजेंस किया है, किसी के लिए आपने एक्विजिशन मर्जर अमालगमेशन करके दिया, ये सारा चीज़ नो बाय डियर फ्रेंड्स. मैंने आपको स्कोप और ऑब्जेक्टिव में बताया था. पीयर रिव्यू के पीछे एक स्कोप है, एक दायरा है, और वो दायरा में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सर्विसेज को चेक करेंगे. ठीक है. सो अश्योरेंस एंगेजमेंट shall not include. This was recently seen in RTP as well as in the previous exam question. So एक छोटा सा इंपॉर्टेंट MCQ के केस में भी आ सकता है. प्रोवाइडिंग एज एन एक्सपर्ट टेस्टिमनी, हम लोग कहीं पे कंपाइलेशन सर्विसेज या फिर वी आर गिविंग एन एडवाइजरी कि कौन सा स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड आपको फॉलो नहीं करना चाहिए. कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, tax return preparers, advising the clients on the tax related matters, management consultancy services, testifying as an expert witness, engagement for due diligence. ये सारी सर्विसेज आप पीयर रिव्यू के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. सो very important thing. Next up, what we write out over here is eligibility of peer reviewer. So ये होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं eligibility of peer review. और so peer review के eligibility में what is a peer reviewer? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रो में ये सारी चीज़ें समझाई स्टूडेंट्स कि peer कौन होता है. peer का मतलब होता है पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग. रिव्यू का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना. peer रिव्यू का मतलब ये होता है कि पर्सन जो प्रोफेशनली आप जितना केपेबल है वो आपके काम को रिव्यू करे. तो ये सारी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई. नाउ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पीयर रिव्यूअर है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. मतलब कोई भी राह चलता इंसान पीयर रिव्यूअर बनने का केपेबिलिटी रखता है. आंसर इज नो. इसमें अमेंडमेंट्स है स्टूडेंट्स. एज आई टोल्ड यू, द पीयर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग. दैट मीन्स ही हैज़ टू बी इन प्रैक्टिस करंटली. तो यही एलिजिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें आपको पढ़ाना है. या सो रिव्यूअर शाल बी करंटली इन प्रैक्टिस, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट करंटली इन प्रैक्टिस, सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट. देन हम लोग कहते हैं होल्डिंग 7 years का मिनिमम एक्सपीरियंस. एंड इन केस इफ एट ऑल अ पर्सन, सी फॉर एग्जाम्पल ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर ए, ही हैज़ मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री इनटू प्रैक्टिस. मतलब वो पहले से प्रैक्टिस में नहीं थे, पहले इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, अब इंडस्ट्री से वो लोग प्रैक्टिस में आ रहे हैं. तो इनका क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन है. हमने कहा कि ठीक है, द पर्सन हु हैज़ मूव्ड
from industry to practice currently should have at least 10 years of industry experience plus 3 years of current practice experience. ठीक है. So 7 years in practice जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में है, जो इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आया है 10+3. So this is the eligibility criteria. This is recently updated guys. प्रायर इसका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो थोड़ा डिफरेंट था, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, hence it is important. ठीक है, ये अमेंडेड पार्ट है. अब आगे, should have undergone the requisite training, absolutely. And also see for example जब भी a member on being appointed as a reviewer, अगर वो खुद उसकी खुद के अगेंस्ट में कोई केसेस चालू है, उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया कॉन्फिडेंशियलिटी का, ही हिमसेल्फ इज गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, तो भाई अगर आपके खुद के खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं ऑफ नेग्लिजेंसेस, आप दूसरे का काम कैसे इवेल्युएट करोगे? तो सबसे पहली चीज़, यू शुड एक्चुअली फर्निश अ डिक्लेरेशन एंड दैट डिक्लेरेशन इज ऑफ योर एलिजिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन लूंगा फ्रॉम PU आई विल कीप इट कॉन्फिडेंशियल. एंड सेकेंडली, द मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल इफ उसके खुद के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, ही हिमसेल्फ इज फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, he himself is convicted by competent court for any offenses, and he has been penalized with imprisonment. या फिर say for example the peer reviewer, he himself or his partner has any kind of obligation or conflicts. स्कूल में जैसे हमारा इनिशियल इंट्रोडक्शन वाला केस हुआ था, स्कूल में कई बार स्टूडेंट्स के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, थोड़ा बहुत टशन, थोड़ा बहुत ईगो, तो बाय मिस्टेक, बाय एनी हैपेजार्ड चांस, वो टशन वाला स्टूडेंट का पेपर अगर आपके हाथ में आ गया है ना, तो आई एम वेरी श्योर आप उसको हर आंसर में 0 ही देने वाले हो. So that is known as personal conflict. So if at all you have conflict of interest, personal conflict with PU, तो boss you are not eligible to act as peer reviewer for that PU. Again this is an important amendment. समझो, एक केस समझाते हैं, then I will bring this point on table. समझो, अगर peer reviewer हो, आप PU के पास गए हो, ठीक है, peer reviewer PU के पास गए, PU बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो ये चलेगा, बट काम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. उनको ऐसा है कि काम जैसा हो रहा है होने दो, पैसे से मतलब है. किसका? PU का. आप पीयर रिव्यूअर PU के पास गए, आपने देखा है PU कितना सारा काम कर रहा है, इतनी सारी कंपनीज को ऑडिट कर रहा है, टैक्स ऑडिट कर रहा है, छोटी छोटी कंपनीज को ऑडिट कर रहा है, रिटर्न्स कर रहा है, ऑडिट में दम नहीं है बट काम बहुत ज़्यादा कर रहा है. जैसे आप वहाँ गए, आपने बोला कि अरे यार PU आप तो ये गलत काम कर रहे हो, यू आर नॉट मेंटेनिंग द क्वालिटी. PU ने बोला अरे सर काम बहुत है, मैं खुद थक जाता हूँ, बट पैसे बहुत है. काम बहुत है, भले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो बट पैसे तो बहुत है, मतलब देखो पैसे गिर रहे हैं यार, इतने ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास, ठीक है, इतने पैसे. फिर PU ने आपको थोड़ा सा ऑफर दिया कि सर सुनो, फिलहाल के लिए आप हमारा रिपोर्ट साइन कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, इसमें से 2-4 क्लाइंट मैं आपको दे दूंगा, आप भी क्या याद रखोगे, आपके दिमाग में भी पैसा ही पैसों की लालच हो गई यार. आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी विथ द क्वालिटी of the work performed by PU. बोलो सही हुआ या गलत? The real intention, the spirit behind having this process in place is totally not there, है ना. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि जो peer reviewer है ना, उसको PU के पास से 2 साल पहले एज वेल एज 2 साल बाद तक कोई काम ना लेना है ना रेफर करना है, ठीक है. सो यू शुड नॉट हैव एनी रेफरल ऑफ बिजनेस विथ PU 2 years prior to the peer review process, 2 years after the peer review process. पहले ये आफ्टर वाला केस नहीं था, सिर्फ प्रायर वाला केस था 2 years बिफोर, अब ये आफ्टर भी पॉइंट है, ठीक है. सो 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रायर एज वेल एज आफ्टर. ये है आफ्टर, ये है बिफोर. ये जो देखो ग्रीन से दिख रहा है, ये न्यूली एडेड पॉइंट है. सो यहाँ पे लिख दो +-2 years तक आपको क्या करना है, यू शुड नॉट एक्सेप्ट any professional work which is referred from PU to you. A reviewer shall not accept any professional assignment from PU for a period of 2 years from the date of appointment as a peer reviewer. Further, he should not have accepted any professional assignment from PU 2 years prior before the date of appointment as reviewer. ठीक है. नोट, अब देखो जब भी आप रिव्यू करने के लिए जाओगे तो अकेले जाओगे नहीं, अगर असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो पीयर रिव्यू प्रोसेस कहता है मैक्सिमम सिंगल असिस्टेंट यू कैन अलाउ अकम्पनिंग यू, ठीक है.
ही हिमसेल्फ शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हिमसेल्फ शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, एंड उसका कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होना चाहिए विथ पीयू एज वेल एज पीआरबी। ठीक है, असिस्टेंट भी डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। सो दिस वॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीआर। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। एक एमसीक्यू तो आएगा इसमें से क्योंकि अमेंडेड है ना, सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड। स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी ये चैप्टर में, पीआर हो चुका, अब पीआरबी के बारे में पढ़ते हैं। पीआरबी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल, एज आई टोल्ड यू, इट इज फ्रेम्ड अंडर ICAI. It has maximum of 12 members appointed by council. Not less than 50% shall be the member of council. Wait, let me tell you what is member of council. जैसे ICAI के इलेक्शंस होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली ICAI के इलेक्शंस होते हैं। नव इलेक्शंस 2 लेवल्स पे आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, कई बार आपके जो सीनियर्स हैं उनको वोट डालने के लिए देखा होगा कि दे आर गोइंग, यू मे हैव इवन हर्ड द प्रचार, है ना। तो 2 लेवल के इलेक्शंस होते हैं, एक होता है सेंट्रल काउंसिल मेंबर और दूसरा होता है रीजनल काउंसिल मेंबर, CCM, RCM। ठीक है, तो CCM में जो लोग होते हैं ना, सेंट्रल काउंसिल मेंबर जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, ये जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग फॉर्मुलेट करते हैं टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीआरबी। काउंसिल के अंदर अलग अलग बोर्ड्स होते हैं बच्चों, अलग अलग बोर्ड्स। तो काउंसिल मेंबर्स के ही 50% ऑफ द लोग, देखो मैक्सिमम हम लोगों ने बोला कि 12 लोग होते हैं इसमें, तो 6 मेंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द काउंसिल मेंबर्स। मैम तो बाकी के 6 बताती हूँ, अदर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो काउंसिल मे अपॉइंट, मे नॉमिनेट मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी जिनका खुद का बहुत ही हाई रेपुटेशन है। The council shall appoint vice chairman and chairman from the council members only. So PRB का जो vice chairman and the chairman है should be from council members only. Time period कितना रहेगा for a person so selected as an member of PRB? हम लोग कहते हैं 2/3 of the members shall have 3 years का term or the end of the term as a council whichever is earlier. Rotation वाला point बता रही थी मैं. The chairman as well as vice chairman of the board must be rotated every year by the council of institute. What is rotated? आज अगर ये पर्सन है who is CCM and इसको हम लोगों ने बना दिया है चेयरमैन ऑफ PRB, अब क्या पूरे 3 साल के टर्म में क्या ये एक ही पर्सन एज चेयरमैन रहेंगे? नो, दिस चेयरमैनशिप एज वेल एज वाइस चेयरमैनशिप ऑफ PRB मस्ट बी रोटेटेड एवरी ईयर। कैजुअल वैकेंसी अगर एनी है तो काउंसिल फिल करेगा। कोरम अगर PRB है तो मीटिंग भी करेंगे, बोर्ड की मीटिंग होगी। तो ये कैलेंडर ईयर को थोड़ा सा हाईलाइट करना, क्योंकि ये कैलेंडर क्वार्टर, क्योंकि ये हाईलाइट करके उन्होंने मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो PRB को एटलीस्ट वंस इन कैलेंडर क्वार्टर एक मीटिंग तो रखना ही है। व्हाट इज कैलेंडर क्वार्टर? स्टार्टिंग फ्रॉम जैन। ठीक है, एटलीस्ट वंस इन कैलेंडर क्वार्टर, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर but not less than 3 including chairman or in the absence of chairman vice chairman should be present at the meeting. In the absence of quorum, आधे घंटे तक हम राह देखेंगे लोगों की, नहीं आए हैं ये लोग तो मीटिंग अजन हो जाएंगी जैसे चेयरमैन कहे। रिपोर्टिंग किसको करना है? PRB का रिपोर्टिंग शैल बी सबमिटेड टू काउंसिल। जैसे काउंसिल की मीटिंग होगी उसके पहले पहले PRB की जो मीटिंग है उसके मिनट्स हम लोग रिपोर्ट करके दे देंगे काउंसिल को। सो इट इज एज गुड एज डायरेक्टर्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। हम लोग यूजुअली कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15-20 जने हैं। ठीक है, 15 पीपल ऑल टुगेदर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अंदर से हम लोग कमिटीज बनाते हैं, रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, ग्रीवेंस सॉल्विंग कमेटी। तो लोग यहीं से है, ये 3-4 लोग यहाँ पे है, ये 3-4 लोग यहाँ पे है, ये 3-4 लोग यहाँ पे है। तो है ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो फॉर्म कर रहे हैं छोटी छोटी कमिटीज और वो कमिटीज के काम को आगे बढ़ाएंगे। इन द सिमिलर वे है ये मेंबर काउंसिल के ही। काउंसिल ऐसे बोर्ड बनाती रहती है एंड ये बोर्ड इंडिविजुअली अपना रिपोर्टिंग
काउंसिल को, जो मेन काउंसिल मेंबर्स की कमेटी बैठेगी उनको देती है बिफोर द काउंसिल हैज देयर ओन मीटिंग। ठीक है, अब आगे दो चीज होगी, PR, PRB। अब तीसरी चीज पे आते हैं जो मुद्दे की बात है, PU। ये जो PU है बच्चों, ये PU को हम लोग दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं, लेवल 1 PU, लेवल 2 PU। लेवल 1 PU, लेवल 2 PU। ठीक है, दो हिस्सों में हम इसे बांटते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 PU। लेवल 1 PU में हम लोग कहते हैं कि रिव्यू शैल बी कंडक्टेड एटलीस्ट वंस इन 3 years। इसका मतलब क्या है समझो, रिव्यू शैल बी कंडक्टेड वंस इन 3 years। पहले तो PU का बाइफरकेशन समझो। अगर ये फर्म PU है बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स ऑडिटेड और हैंडल्ड बाय दिस PU, इसका लेवल डिसाइड होगा। अगर ये PU ने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स का ऑडिट किया है, म्यूचुअल फंड है, NBFCs है, कोई ऐसी कंपनीज है जिसका टर्नओवर एक्सीडिंग है 100 crores, 250 crores का नेटवर्थ है, तो यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट किया आपने, आप तो उच्च क्वालिटी के PU, आप लेवल 1 PU। एंड जो अदर्स बच जाते हैं वो लेवल 2 PU। ठीक है, तो दो लेवल्स हो गए, लेवल 1, लेवल 2। अब देखो कौन से PU को रिव्यू करवाने की जरूरत है अपने काम को, लेवल 2 वाले लोगों को या लेवल 1 वाले लोगों को। देखो रिव्यू तो दोनों का ही होगा, फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा काम हैंडल कर रहे हो। लेवल 1 PU बड़े बड़े काम को हैंडल करता है, तो PRB क्या कहता है, लेवल 1 PU आपको एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 years पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। मैम करवाना पड़ेगा क्या क्या मतलब होता है, PU कैन गो टू PRB, एप्लीकेशन दे सकता है कि PRB मेरा रिव्यू कर दो ना। मैम ऐसा क्यों करेगा PU, मुझे बताओ PU ऐसा करेगा क्यों, क्योंकि रिव्यू करने के बाद, पीयर रिव्यू प्रोसेस होने के बाद पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है टू PU। जैसे ही वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, हम जा करके कोई भी लिस्टेड कंपनी को कह सकते हैं कि अरे हमारा रिव्यू हुआ है, हमारी क्वालिटी ऑफ ऑडिट है उच्च क्वालिटी की ऑडिट। समझ में आ रहा है? सो ऑल इन ऑल, no company, no listed company can be audited by a PU which is not covered या फिर which is not having a valid certificate of peer review process। ठीक है, हेंस PU खुद भी वॉलंटरीली भी अप्लाई कर सकता है, पीयर रिव्यू बोर्ड को कह सकता है कि सर हमारा रिव्यू कर दीजिए ना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे लेवल 1 PU, लेवल 2 PU। एज पर PRB, लेवल 1 PU को वंस इन 3 years पीयर रिव्यू प्रोसेस करवाना है, लेवल 2 PU को वंस इन 4 years पीयर रिव्यू प्रोसेस करवाना है। So who will fall under level 1 PU? जो PU has acted as a central statutory auditor of public sector bank, private sector bank, foreign banks, cooperative banks, financial institution, central or state PSU and central cooperative society if उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है और नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट, if at all that PU has acted as a central auditor, statutory auditor for asset management company, mutual funds company, enterprise whose equities or debt are listed in India or abroad, NBFCs जिसका very important, जिसका डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, जो एक NBFC D है जिसका डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कैटेगरी 100 करोड़ से ज़्यादा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट। मैम अगर ट्रस्ट या बॉडी कॉर्पोरेट पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका ऑडिट मैंने किया तो लेवल 2 PU। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द एंटिटीज हैविंग have during the period under review raise funds, मतलब जिस टाइम पे आपने कुछ कंपनीज को ऑडिट किया एंड उस कंपनीज ने फंड्स रेज किया है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन 50 crores, रेज डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 50 crores, जिसका नेटवर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन 100 crores है, और टर्नओवर, ये न्यूली एडेड पॉइंट है, पहले नेटवर्थ 250 करोड़ हुआ करता था, अब टर्नओवर 250 करोड़ है, बोलता है और टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 250। यहाँ पे जरा फोकस करो, दिस इज मोर देन, मोर देन, मोर देन, टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू, मोर देन,
ठीक है। सो टर्नओवर ऑफ ₹250 और मोर, मतलब क्या, अगर ये पीयू ने कोई ऐसी एंटिटी का ऑडिट किया है जिनका टर्नओवर, बोरोविंग्स, नेटवर्थ इन नंबर से ज़्यादा है, या कंट्रीब्यूशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम के तहत 50 करोड़ से ज़्यादा, तो आप कहलाए जाओगे लेवल 1 पे। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज दोज हु ऑल आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एएस। मतलब अगर आपने कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट किया है जिसने अपने फाइनेंशियल्स इंड एएस के हिसाब से बनाया है, आप उच्च कोटि के पीयू लेवल 1 पी। ऑल द अदर थिंग्स विल बी क्लब्ड एज लेवल 2 पीयू। अगर वो याद है तो ये लाइक इट इज इन बिल्ड, याद रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ऑल द अदर एक्स्ट्रा वाला पॉइंट्स आ जाएगा। सो लेवल 2 पीयू शुड रिव्यू वंस इन 4 years. You are acting as not central, you are acting as the statutory auditor, internal auditor, concurrent auditor, system auditor, tax auditor, department auditor of who? Of the branch or departments of public sector undertaking, any branch, any bank or any insurance company. मैम हेड ऑफिस का ऑडिट किया तो लेवल 1 पे, मैम उनके डिपार्टमेंट्स और उनके ब्रांचेस का ऑडिट किया तो लेवल 2 पे। इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी, मैम एनबीएफसी तो ऊपर कवर था ना, एनबीएफसी ऊपर कौन सा कवर था, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है मोर देन 100 करोड़। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो लेस देन 100 करोड़ तो लेवल 2 पीयू इसका ऑडिटर होगा। यूडिन जनरेटेड, यूडिन का बात समझो। देखो यूडिन का मतलब होता है एक यूनिक डॉक्यूमेंट्री आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, पीआरबी एज वेल एज द बोर्ड जस्ट फर्निश इट फ्रॉम टाइम टू टाइम कि मैक्सिमम नंबर यूडिन कितना जनरेट कर सकता है। यूडिन का फंडा क्या है, अगर कोई भी एक प्रैक्टिसिंग यूनिट कोई भी एश्योरेंस का काम करे उसे यूडिन जनरेट करना ज़रूरी है। मैंने कहा ओके। अब हमने बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट नहीं किया क्योंकि सीलिंग लिमिट अडेयर करना था, वो 20 का सीलिंग लिमिट, 30 का सीलिंग लिमिट कंपनीज एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। हमने क्या किया, छोटे छोटे क्लाइंट्स पकड़े और छोटे छोटे क्लाइंट्स बिना देखे बिना सोचे समझे 50,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के ऑडिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सीलिंग लिमिट में नहीं आते बराबर। अब ऐसे ऑडिट करना शुरू कर दिया, बट ऑडिट करूंगी तो यूडिन जनरेट करना होगा, तो यूडिन डायरेक्टोरेट को पता चलेगा अरे यार इतना ज़्यादा पैसा ऑडिट कर रहा है खुशबू मैम। नंबर ऑफ यूडिन जनरेटेड से पीयर रिव्यू बोर्ड को पता चलेगा कि यार वास्ट काम कर रहे हैं ये लोग, हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो लोग बोल रहे हैं इफ यूडिन जनरेटेड बाय पीयूज आर मोर देन एज स्पेसिफाइड फ्रॉम बोर्ड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप कहलाए जाओगे लेवल 2 पीयू। एनी अदर पीयू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस सर्विसेज और अदर सर्विसेज विच आर नॉट कवर्ड अंडर 1, 2 and 3 हियर अबव, वो सारे मतलब ये सारे एक्सेट्रा वाले लोग लेवल 2 पीयू में आ जाएंगे। ठीक है, जिनको एटलीस्ट वंस इन 4 years पीयर रिव्यू प्रोसेस करवाना पड़ेगा। स्पेशल नोट समझो यहाँ पे गाइस, पीयर रिव्यू स्पेशल केस में अगर बोर्ड को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट से कि यार ये फलाना फलाना ऑडिटर है ABCD एंड एसोसिएट्स, वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप रिव्यू करवाओ ना, तो बोर्ड के रिक्वेस्ट से डायरेक्टोरेट के रिक्वेस्ट से बोर्ड रिव्यू करवा सकता है। पीयू वॉलंटरीली आ रहा है, व्हाट इज वॉलंटरीली आना, मैंने आपको अभी अभी बोला, पीयू खुद चला करके बोल रहा है पीयर रिव्यू बोर्ड ऑडिट कर रिव्यू करवाओ ना, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये क्या है समझो, मैंने आज ऑडिट किया है के लिमिटेड का, के लिमिटेड को लग रहा है कि खुशबू मैम हमारे ऑडिट को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लाइंट जा रहा है पीयर रिव्यू बोर्ड के पास, वो बोल रहा है कि खुशबू मैम हमारे ऑडिटर हैं, प्लीज़ उनके फर्म का रिव्यू कर दीजिए ना, कि वो जो क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज दे रही है गजब है कि नहीं। तो यहाँ पे द क्लाइंट ऑडिटी मे रिक्वेस्ट द बोर्ड टू कंडक्ट द पीयर रिव्यू। जैसे ही PRB को एप्लीकेशन मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, 30 दिन के अंदर अंदर पीयर रिव्यू प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। द बोर्ड शैल एक्ट अपॉन सच रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 days। यहाँ पे भी 30 days, जैसे वॉलंटरीली अगर आपने बोला है तो 30 days में पीयर रिव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये अभी अभी रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन December 21 में पूछा गया, पहले आगे बहुत प्रवचन दिया था, फिर लास्ट में बोला था कि व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यू, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट। अब छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई पीयू है जिसका रिव्यू होना है, वो पीयू पीयर रिव्यूअर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, कोई चीज़ों के बारे में ट्रांसलेशन नहीं दे रहा है, तो चलेगा क्या? नहीं। जैसे
क्लाइंट के लिए आप ऑडिट करने जा रहे हो, वैसे पीयर रिव्यूअर आपके यहाँ आ रहा है, एक प्रकार का ऑडिट ही हो रहा है, ये क्वालिटी चेक हो रहा है। तो आपका ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड, टू फर्निश ऑल द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, टू प्रोड्यूस टू द रिव्यूअर, अलाउ हिम टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्टर, जो भी आपने बनाया है उनको दीजिए। एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन इफ इट ऑल इट इज रिक्वायर्ड बाय द रिव्यूअर, आप उनको दीजिए। फर्दर असिस्टेंस दीजिए कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या, मे आई हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू ऐसे, मे आई हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू द जजमेंट, मे आई हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू द अजम्पशंस विच वी टुक। कोई भी रेलिवेंट मैटर्स हो जो लेजिबल फॉर्मेट में देना है, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में नहीं लिख करके देना है। अगर ट्रांसलेशन ज़रूरी है कि अगर आपने अदर देन इंग्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अदर देन इंग्लिश ऐसे एई प्राप्त किए, तो उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश या हिंदी में, और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए ये चेक करने के लिए कि ये जो ट्रांसलेशन हुआ है ये फ्रॉडुलेंट नहीं है। तो ये पीयू की जिम्मेदारी है, एंड दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ पीयू कि ये सारा चीज़ फर्निश करें। तो जैसे पीयू की कुछ जिम्मेदारी है, पीयर रिव्यूअर की भी कुछ जिम्मेदारी होगी। एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन मार्क करो इसको, क्योंकि एक तो इसमें अमेंडमेंट है और ये पूछा नहीं है पहले, तो ये आने के फुल चांसेस में। तो सबसे पहला, द रिव्यूअर शाल नॉट टेक द एक्सट्रैक्ट, क्यों कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। द रिव्यूअर शाल कंप्लीट द पीयर रिव्यू प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। मैम कितना टाइम है, 60 डेज का टाइम है, ठीक है, ये भी अमेंडेड है। पहले यहाँ पे 90 दिन हुआ करता था, अब 60 within the required time frame. Reviewer shall document all the working papers, एंड अगर बोर्ड चाहे तो रिव्यूअर के पास से भी वर्किंग पेपर्स मंगा सकते हैं। तो 18 मंथ्स तक अपना वर्किंग पेपर्स सबमिट करके, मतलब मेंटेन करके रखना है। सो व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यूअर? नॉट टू टेक एक्स्ट्रा, कंप्लीट द रिव्यू प्रोसेस विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम एंड सबमिट द रिपोर्ट। द रिव्यूअर शाल डॉक्यूमेंट all his working papers and submit a copy of working papers to the board if called by the board within 18 months। मतलब क्या, वर्किंग पेपर्स 18 महीने तक प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है। अब आगे पीयर रिव्यू प्रोसेस। पीयर रिव्यू प्रोसेस में 4 स्टेज है। स्टेज 1 पीयू को सिलेक्ट करना, पीआर को अपॉइंट करना। स्टेज 2 पीआर प्लान करेगा कि पीयू का रिव्यू कैसे किया जाए। स्टेज 3 एग्जीक्यूशन। स्टेज 4 रिपोर्टिंग करना। द फर्स्ट स्टेज, जैसे मैंने आपको ये कहा 1 2 3 4, द फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन ऑफ पीयू एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर। मतलब अब यहाँ पे वो जो 3 कैरेक्टर्स है उसमें से पीआरबी क्या करेगा, पीयू को सिलेक्ट करेगा। मैम पीयू को सिलेक्ट करने के पीछे का जो पीयू को सिलेक्ट करने के पीछे का जो क्राइटेरिया था, हम लोगों ने डिवाइड करके रखा था लेवल 1 पीयू, लेवल 2 पीयू। लेवल 1 पीयू को 1 in 3 years पीयर रिव्यू करवाना है, लेवल 2 पीयू को 1 in 4 years पीयर रिव्यू करवाना है। सो यहाँ पे द पहला क्राइटेरिया विल बी पीआरबी ऑन वॉलंटरी और रैंडम बेसिस पीयू को सिलेक्ट करेंगे, तो वो है पहला स्टेप। सो पीयू हैज बीन सिलेक्टेड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड फॉर द रिव्यू। अ डिटेल्ड डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनर। अब हम लोग क्या करेंगे, पीआरबी क्या करेगा, रिव्यूअर के पास से 3 रिव्यूअर का नाम एंड इन रिस्पेक्टेड रिव्यूअर्स के पास से क्वेश्चनर लेगा और पीयू को सेंड करेगा। पीआरबी क्या करेगा, 3 रिव्यूअर का नाम, इन तीनों के क्वेश्चनर इकट्ठा करेगा और पीयू को दे देगा। पीयू क्या करेगा, पीयू ये क्वेश्चनर और 3 रिव्यूअर का नाम पढ़ेगा कि अच्छा मिस्टर ए रिव्यूअर बनना चाहते हैं, मिस्टर बी रिव्यूअर बनना चाहते हैं, मिस्टर सी रिव्यूअर बनना चाहते हैं। तो ये तीनों रिव्यूअर का नाम पीयू पढ़ेगा और पीयू बोलेगा कि ठीक है मिस्टर ए को भेज दो। तो पीयू पीआरबी को रिप्लाई करेगा कि सर मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए को एज ए रिव्यूअर भेज दो, और मिस्टर ए ने जो दी हुई क्वेश्चनर है ना, पीयू उसको भी फिल करके भेजेगा। सो चलो अब किताब में जा करके फर्स्ट स्टेप पढ़ लेते हैं। A detailed declaration cum questionnaire in the form approved by the board shall be submitted by PU within the 7 days from the date the PU has been notified by the board, so that the reviewer allotted from the panel of 3 can be identified by the board as the declaration cum questionnaire submitted by PU. The name of 3 reviewers shall be recommended by board. As I told you, 3 को MCQ के नाम पे अंडरलाइन कर लो बच्चों। हाउ मेनी रिव्यूअर्स का रिकमेंडेशन हम लोग देंगे, 3 रिव्यूअर्स का रिकमेंडेशन देंगे। आउट ऑफ 3 पीयू जो है विल सिलेक्ट 1 विद इन द फ्रेम ऑफ 7 days। ये जो रिप्लाई करना होता है ना, वो 7 दिन के अंदर अंदर पीयू पीआरबी को रिप्लाई
कर देगा। जैसे ही बोर्ड को पता चल गया कि ओके पीयू चाहता है मिस्टर ए उसका रिव्यू करे, अब पीआरबी मिस्टर ए को भी इंटीमेट करेगी, तो पीआरबी 7 दिन के अंदर अंदर, अगले 7 दिन के अंदर अंदर पीआर को भी बताएगी कि मिस्टर ए आपको जाना है पीयू के ऑफिस। सो बोर्ड शैल इंटीमेट द रिव्यूअर सो सिलेक्टेड एंड सीक हिज कंसेंट विद इन 7 days। ये था हमारा स्टेप 1। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में चीज़ क्या करेंगे गाइस? स्टेप 2 में एक्चुअली होगा प्लानिंग, इंफॉर्मेशन फर्निशिंग, सैंपल का सिलेक्शन, ये सारा चीज़। अब देखो, इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पीयू ऑन इंटीमेशन ऑफ बोर्ड ऑफ रिव्यूअर्स कंसेंट, रिव्यूअर ने भी हाँ कह दी, पीयू शैल विद इन 2 days प्रोवाइड अ कंप्लीट कॉपी। यू रिमेंबर सबसे स्टार्ट में पीआरबी ने पीयू को क्वेश्चनर भेजा था, रिव्यूअर का क्वेश्चन है कि हम आकर के वहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, जानेंगे, आपके क्लाइंटल बेस के बारे में पीआर को पता होना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चनर फिल करके 2 दिन के अंदर अंदर पीआरबी को बता देगा, अलॉन्ग विथ द डिटेल्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उसके इस खिलाफ जो चालू है, अलॉन्ग विथ ऑल द पार्टनर्स, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है, क्वालिफाइड है, जो काम अश्योरेंस ऑडिट एंगेजमेंट जो आपने कर रखा है, उनकी पूरी डिटेल लिस्टिंग करके सबमिट कर देंगे। ऑल्सो पीआरबी एक और चीज़ कर सकता है, पीआरबी यूडिन डायरेक्टोरेट से बात कर सकता है। मैम ये यूडिन डायरेक्टोरेट कौन है? समझो, मैंने आपको पहले भी साइनिंग वाले क्लॉज में कंपनीज एक्ट के टाइम पे पढ़ा करके रखा था दैट व्हेनेवर एन ऑडिटर is signing any auditor's report, he has to generate a unique identification document number. So basically, तो यूडिन हम लोग जनरेट करते हैं यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो यूडिन हम लोग जनरेट करते हैं ना, इसके पीछे एक डायरेक्टोरेट, एक पूरी कमिटी बैठी हुई है। सो आईसीएआई के तहत जो आप यूडिन जनरेट करते हो, उस यूडिन के डायरेक्टोरेट से पीआरबी बात कर सकता है। पीआरबी कह सकता है अच्छा यूडिन डायरेक्टोरेट मुझे बताओ ना, ये जो पीआर जिस पीयू का रिव्यू करने जा रहा है, उस पीयू ने कितनी एश्योरेंस एंगेजमेंट को साइन किया है। मैम ऐसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी इट इज कंपलसरी, व्हेनेवर यू साइन एनी एश्योरेंस रिपोर्ट यू हैव टू जनरेट यूडिन। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन हम कर पाएंगे, जितने यूडिन जनरेट हुए उतनी एश्योरेंस आपने की होगी, बराबर। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। इंफॉर्मेशन टू बी सबमिट टू बी फर्निश्ड बाय पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड शैल ऑल्सो कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूडिन डायरेक्टोरेट एंड ये सारी इंफॉर्मेशन पीयर रिव्यूअर को दे देंगे। सिलेक्शन ऑफ सैंपल, नाउ व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ सैंपल? द रिव्यूअर विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीयू सिलेक्ट द सैंपल ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज दैट वुड लाइक टू रिव्यू एंड इंटीमेट द सेम टू पीयू एंड पीयर रिव्यू बोर्ड। मतलब क्या है समझो, अब तक जो मेन काम था वो पीयर रिव्यू बोर्ड कर रहा था, सबको इंटीमेट करने का, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, अब खत्म। अब काम चालू होगा पीयर रिव्यूअर का। तो पीयर रिव्यू बोर्ड को साइड में जाने दो, पीयर रिव्यूअर को मेन पोजीशन पे लेकर के आओ। पीयर रिव्यूअर क्या करेगा? पीयर रिव्यूअर जो इन्फॉर्मेशन पीयू ने दी थी, अटेस्टेशन एंगेजमेंट कितना किया है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड पार्टनर्स क्या है, कितना काम हम लोगों ने किया है, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पीयर रिव्यूअर कुछ सैंपल सेलेक्ट करेगा। अच्छा आपने रिलायंस का ऑडिट किया है, वो फाइल ज़रा साइड में रखना, वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपने कैसे काम किया। अच्छा आपने लेना बैंक का ऑडिट किया है, इस बैंक का वर्किंग पेपर्स आप संभाल करके रखना, उसको मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल सिलेक्शन। तो जो अटेस्टेशन वर्क पीयू ने किया है उसमें से हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, पीआरबी सैंपल को सिलेक्ट करेगा, सॉरी पीआर सैंपल को सिलेक्ट करेगा। सो ये जो सैंपल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे 7 दिन में इंटीमेट करेंगे। द रिव्यूअर मे ऑल्सो सीक द फर्दर एंड एडिशनल क्लैरिफिकेशन। द रिव्यूअर शैल प्लान द ऑन साइट विजिट। व्हाट इज ऑन साइट? पीयू के घर जाना। व्हाट इज पीयू के घर जाना? हम जब भी जाएंगे तो पीयू को इंटीमेट करके जाएंगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सो हम लोग पहले उनको बता करके रखेंगे सर हम लोग ऑन साइट विजिट के लिए आ रहे हैं और फलाना फलाना डे, एटलीस्ट ये देखो 5 दिन हमें पीयू को देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स रेडी, है ना। हमारे स्वागत की तैयारी करने के लिए एटलीस्ट 5 दिन हम पीयू को देंगे। सो रिव्यूअर क्या करेगा? शैल प्लान द ऑन साइट रिव्यू फ्रॉम द इनिशियल मीटिंग। द रिव्यूअर शैल गिव एटलीस्ट 5 days टू पीयू टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द सिलेक्टेड एश्योरेंस सर्विसेज रेडी। इतना ध्यान रहे कि जो पीयर रिव्यू पूरा प्रोसेस शुड कंप्लीट विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 60 days। पहले ही हुआ करता था 90 days, अब ये अमेंडेड है, एमसीक्यू फुल फ्लेजेड में आने के चांसेस है। हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट करके रखो। द रिव्यू प्रोसेस, द रिव्यूअर
and PU shall mutually cooperate each other in order to ensure that 60 days में this is getting over. अब आता है एग्जीक्यूशन, मतलब हमने उनको बोल दिया हम आने वाले हैं, 5 दिन दे दिया रिकॉर्ड्स रेडी करने के लिए. अब आता है टोटल एग्जीक्यूशन. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ऐसा वाला सिनेरियो जहाँ पे पीयर रिव्यूअर पीयू के ऑफिस जाएगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑन साइट. ऑन साइट के लिए भी मैक्सिमम वहाँ पे हम लोगों को पहले दिया जाता था कि हम लोग 15-15 दिन दे सकते हैं. अभी ऑन साइट मैक्सिमम अपन 7 दिन जा सकते हैं. ऑन साइट का मतलब होता है वहाँ पे उनके ऑफिस में बैठना. सो रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर जो है वो पीयू के ऑफिस जाएगा. शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज. पहले यहाँ पे 7 to 15 वर्किंग डेज हुआ करता था. नाउ इट इज 7 वर्किंग डेज. मैक्सिमम 7 डेज ऑन साइट विजिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. ना कंप्लायंस रिव्यू ऑन द जनरल कंट्रोल, सिलेक्शन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट. अब यहाँ पे ध्यान दो. यू रिमेंबर मैंने आपको यहाँ पे कहा सिलेक्शन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट, सैम्पल सिलेक्शन. या मैंने आपको बोला कि सैम्पल का कितना सिलेक्शन करना है, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अश्योरेंस एंगेजमेंट लेंगे. तो देखो यहाँ पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज जो हम लोग रिव्यू करेंगे, दैट विल टोटली बी डिपेंडेंट अपॉन. देखो आज कोई बड़ी सी पीयू में आप जा रहे हो रिव्यू करने के लिए, उसके नंबर ऑफ पार्टनर ज़्यादा है, नंबर ऑफ फीस, अमाउंट ऑफ फीस कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड, लोकेशंस, ब्रांचेस, ये सब कुछ ज़्यादा है. तो बेस्ड ऑन द वर्क जो पीयू कर रहा है आप उतने अटेस्टेशन एंगेजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं. सो हाउ विल यू डिसाइड द नंबर ऑफ अश्योरेंस टू बी रिव्यूड? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एसक्यूसी, quality control, size and the nature of the assurance engagement, methodology adopted by the PU, number of partners, members which are involved in providing assurance services, number of locations, branches, fees charge, GST charge received. ये सब के बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज. ठीक है. इसी के बेसिस पे हम लोग सैम्पल सिलेक्ट करते हैं जिसका रिव्यू करना है. मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है दैट ऑन व्हाट बेसिस यू शुड सिलेक्ट द नंबर ऑफ एंगेजमेंट. सो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा की कोड बनाया है. सुष्मिता सेन फेल इन लव विथ मध्य प्रदेश. फेल इन लव विथ मध्य प्रदेश. तो एस सुष्मिता सेन फेल इन लव, जहाँ पे हम लोग कहते हैं फीस चार्ज, फेल इन लव विथ मध्य प्रदेश. मध्य M and P, नंबर ऑफ पार्टनर्स कहाँ गया, नंबर ऑफ पार्टनर्स, एंड दिस इज लोकेशन. ठीक है. तो सुष्मिता सेन फेल इन लव विथ मध्य प्रदेश. ठीक है. सो हाउ विल यू सिलेक्ट नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज? टोटली डिपेंड्स अपॉन सुष्मिता सेन फेल इन लव विथ मध्य प्रदेश. कूल. ना कमिंग बैक, हम लोग करेंगे वहाँ पे जनरल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन. दैट व्हाट आर जनरल कंट्रोल्स? मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था. जनरल कंट्रोल्स आर नथिंग बट इसकाज दैट हाउ इंडिपेंडेंस इज बीइंग चेक्ड, प्रोफेशनल स्किल, कॉम्पिटेंस, कंसल्टेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट वगैरह कैसा हो रहा है. इंडिपेंडेंस के लिए भी मैंने आपको एडिशनल पॉइंट सिखा दिया था दैट हाउ विल यू रिव्यू दैट द फर्म इज, द पीयू इज इंडिपेंडेंट और नॉट. ठीक है ना. रिकॉर्ड का रिव्यू करना, कंप्लायंस अप्रोच. आप इन सारे एरियाज़ में चेकिंग वगैरह करेंगे, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहा है कि नहीं. रिकॉर्ड्स इवैल्यूएट करेंगे, एंगेजमेंट इवैल्यूएशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सब्सटैंटिव टेस्ट कैसे किया गया है पीयू ने. देन यू विल अप्लाई सब्सटैंटिव अप्रोच. व्हाट इज सब्सटैंटिव अप्रोच? यहाँ पे दिस अप्रोच रिक्वायर्स द रिव्यूअर of the review of the assurance working papers. अब this is actual on site work. हम लोग वहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो कंप्लायंस टेस्ट करेंगे. पीयू के पास हम लोग गए हैं, ये है प्रैक्टिसिंग यूनिट का ऑफिस. अगर ये प्रैक्टिसिंग यूनिट का ऑफिस है, हम लोग देखेंगे कि जनरल कंट्रोल्स कैसे, नॉर्मली कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहा है, फीस कलेक्शन का क्या काम है, इंडिपेंडेंस कौन चेक कर रहा है, ये सब करेंगे. फिर हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करेंगे. और सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक्चुअली ऑडिट कैसे परफॉर्म हो रहा है. जैसे कि पीयू के ऑफिस में गए, देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड एज मिस्टर आशीष. अब ये जो आशीष भाई है, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब वो सर जब भी एक्चुअली रिलायंस का काम देखेंगे, रिलायंस का ऑडिट करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे आशीष भाई आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है क्या, आशीष भाई आपने एविडेंसेस कलेक्ट किया है क्या. सो ये है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, रिव्यूइंग द एक्चुअल वर्किंग पेपर्स ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट. ये सब होने के बाद लास्ट स्टेज आता है हमारा रिपोर्टिंग स्टेज. सबसे पहली बात,
After completing the on-site review, the reviewer, before making the final report to the board, shall communicate his findings to PU if, in his opinion, the systems, the procedures are deficient and they are not not in compliances with the standards. इसका मतलब क्या है? अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन है, आपको डेफिशिएंसीज मिलता है, तो आपको एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा पीयू को कि पीयू, मैंने देखा है कि आप बिल्कुल भी स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देते हो, मैंने देखा है कि आप कंसल्टेशन जिससे ले रहे हो ये सही कंसल्टेशन नहीं ले रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग दिस, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि यार हमारा रिपोर्ट तो मॉडिफाइड जाएगा. अगर ये रिपोर्ट मॉडिफाइड जाएगा तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको पीयर रिव्यूअर को पीयू को देना पड़ेगा. ठीक है, फिर पीयू के पास से हम लोग आंसर्स लेंगे. देखो, रेफरेंस टू एनी मैटर्स विच हैज़ बीन नोटिस्ड बाय हिम, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सही नहीं लग रही हैं एंड वी वांट सम क्लैरिफिकेशंस. ठीक है, अब प्रैक्टिस यूनिट 5 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सच प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अपना रिप्रेजेंटेशन देगा कि अरे नहीं सर, आपने ये गलत समझा है, हम ये ऐसा कर रहे हैं सर, वी अंडरस्टूड दैट दिस इज अ डेफिशिएंसी, वी विल मेक श्योर दैट वी हैव सम कंट्रोल्स इन प्लेस. ऐसा सारा रिप्रेजेंटेशन हम पीयू के पास से लेंगे. मैम व्हाट इफ द रिजल्ट इज क्लीन, मॉडिफाइड नहीं है, वी हैव अंडरस्टूड द थिंग्स आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट. जैसे एक फर्म को क्वालिटी के हिसाब से ऑडिट का काम करना हो वैसा ही ऑडिट का काम हुआ है तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं देंगे. फाइनली पीयर रिव्यूअर पीआरबी को रिपोर्ट डायरेक्टली दे देगा कि सर वी हैव फाउंड नो डेफिशिएंसीज. बट अगर डेफिशिएंसी है तो हम लोग रिपोर्ट देंगे, पीयू के पास से 5 दिन के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन मांगेंगे. देन peer review report of the reviewers. So after that, the end of the on-site review, if the peer reviewer is satisfied with the reply, then he shall submit the final review report to the board, and a copy of the same is also forwarded to PU. In case the reviewer is of the opinion that the response from the PU is again not satisfactory, मुझे अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है, तो हम हमारा रिपोर्ट मॉडिफाई करके रीजंस जो है, जो हमारा फाइंडिंग्स है, जो हमारा इनिशियल फाइंडिंग था, जो हमारा रिपोर्ट था जो हम लोगों ने पीयू को दिया, पीयू को जो रिस्पॉन्स था वो सारा कोलेट करके पीयर रिव्यू बोर्ड को दे देंगे. और कॉपी ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन टू पीयू. बोर्ड क्या कर सकता है गाइज? बोर्ड कैन ऑल्सो आस्क फॉर फॉलो ऑन रिव्यू आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये 1 ईयर का पीरियड कम हो सकता है. ही कैन reduce दिस पीरियड बट नॉट लेस देन 6 months. व्हाट इज फॉलो ऑन रिव्यू? आज पीआरबी जो है उनको एक रिपोर्ट मिला है कि सर ये जो पीयू है ना वो ढंग से काम नहीं कर रहा. तो पीआरबी को दर्द होगा कि यार आईसीआई का मेंबर, हमारा नाम खराब हो रहा है, नाक कट रहा है. तो पीआरबी क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैक्सिमम अब मैं फॉलो ऑन रिव्यू कराऊंगा 1 साल के अंदर अंदर, तब तक के लिए सुधर जाओ. ठीक है, पीयर रिव्यू बोर्ड ये 1 साल का पीरियड कम करके 6 महीना कर सकता है कि ठीक है 6 महीने के बाद मैं फिर से फॉलो ऑन रिव्यू करवाऊंगा. ठीक है, तब तक के लिए सुधर जाओ. तो दैट इज अ फॉलो ऑन रिव्यू विच कैन बी called, which can be asked by peer review. Peer review certificate. On receipt of peer review report, the board shall within 3 months. बोर्ड के पास वो रिपोर्ट आ गया पीआर का, बोर्ड रिपोर्ट देखेगा और रिपोर्ट देखने के 3 महीने के अंदर अंदर इशू करेगा एक peer review certificate to PU mentioning the next due date for review, कि अभी आपको कभी नेक्स्ट peer review करवाना है. डॉक्टर्स के जैसा होता है ना कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर से चेकअप के लिए आ जाना, नहीं अब सब सही लग रहा है, रूटीन चेक के लिए नेक्स्ट 3 महीने के बाद आना. नहीं ठीक है, अभी आप आपके हिसाब से अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा रहा तो साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना, है ना. ये पीआरबी का ऐसे ही काम होता है. सो इन्फॉर्म द पीयू दैट द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, अगर देखो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, जैसे कि पीयर रिव्यू का रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाइड आ रहा है, पूरा कामकाज ढंग का नहीं हो रहा है, तो हम लोग काहे का पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दें? तो बोर्ड को एक रीजंस भी देना पड़ता है कि पीयू वी आर नॉट इशूइंग एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, हम लोग ये सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द रीजंस. एंड फॉलो ऑन रिव्यू कब होने वाला है वो सारा डेट बताएंगे. तो ये 2 चीज़ है, इधर रिपोर्ट दे दो या फिर फॉलो ऑन का नेक्स्ट डेट दे दो. वैलिडिटी बोलता है कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट जब तक आपके पास है आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, बट जैसे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है देन प्रैक्टिस यूनिट cannot continue with the existing certificate whose validity has been expired. All documents signed by PU during the intervening period shall be invalid. अगर आपके पास PU peer review का सर्टिफिकेट PU के पास नहीं है तो जो सारे सर्टिफिकेशंस आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट का रिपोर्ट जो आपने दिया है वो सारा इनवैलिड माना जाएगा.
देयरफॉर आपकी खुद की स्वयं आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जैसे आपको लगता है कि यार मेरा नेक्स्ट पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट तो एक्सपायर हो रहा है, 1 महीने के पहले ही अप्लाई कर दो all the relevant documents at least 1 month before the expiry of the previous certificate. There are certain inherent limitations of peer review. What are the inherent limitations? See guys, peer reviewer सारे के सारे deficiencies identify कर ले ये possible नहीं है, ठीक है? So reviewer shall conduct the review in accordance with the statement of peer review. अभी peer review का statement क्या कहता है? एक तरीका बता दिया है कि ये चेक करना, compliance procedure करना, substantive procedure करना. मतलब आपको कुछ ज़्यादा चेकिंग करने का स्कोप नहीं है. सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन कि रिव्यूअर के पास एक चिट्ठा पिट्टा है, स्टेटमेंट ऑफ पेयर रिव्यू है, जिसके हिसाब से उसको रिव्यू कंडक्ट करना है. नो एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क कैन बी डन. द रिव्यू वुड नॉट बी नेसेसरीली डिस्क्लोज ऑल द वीकनेसेस. अभी जैसे रिव्यू, हमारा काम क्या है? रिव्यू करना. हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहे, तो क्या सारी की सारी वीकनेसेस हमें पता चल जाएगी? नहीं. तो जो जो नॉन कंप्लायंसेस, वीकनेसेस इन द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज में जो भी इनहेरेंट डेफिशिएंसीज या वीकनेसेस हैं, सारी की सारी पता शायद ना चले. तो ये सारा है इनहेरेंट लिमिटेशंस. तो बेसिकली, और एक लास्ट पॉइंट, एज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो. मतलब आज जो पीयू का रिव्यू करने हम जा रहे हैं, वो पीयू ने कितना ही अच्छा कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स, इंडिपेंडेंस, कंसल्टेशन ये लेकर के रखा हो, बट यहाँ पे भी हमारे पास 100% की गारंटी तो नहीं. जो इंजीनियर का बहुत अच्छा नाम है, उसके पास से कंसल्टेशन लेने के बाद भी चीज़ें सही हो सकता है आफ्टर टेकिंग द टोटल अटमोस्ट केयर इन प्रोवाइडिंग द एश्योरेंस सर्विसेज, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई वीकनेसेस रह जाए. तो जो इंटरनल कंट्रोल्स पीयू ने बना करके रखे हैं फॉर मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी, उसमें भी तो डेफिशिएंसीज है, उसमें भी तो लिमिटेशंस है. देयर कैन बी अ डिपार्चर. हम जो सोच रहे हैं वैसे एग्जीक्यूशन ना हो, एंड ये शायद हम डिटेक्ट ही ना कर पाए, may not be detected. So these are some inherent limitations with regards to the peer review process. So यहाँ पे आपका मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर खत्म होता है, दैट इज peer review. Now the next topic is the difference between peer review and quality review, जो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि क्वालिटी रिव्यू होने के बाद ये डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. द लास्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट नोट्स टू बी अंडरस्टूड. इफ बोर्ड डिसाइड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ पीयू कि पेयर रिव्यू करवाना है, सो बोर्ड पीयू के रिक्वेस्ट पे शॉर्टर इंटरवल्स पे भी पेयर रिव्यू करवा सकता है. मैंने आपको पहले भी बोला था, पीयू लेवल 1, लेवल 2 के बेसिस पे once in 3 years, once in 4 years रिव्यू करवाना है. बट पीयू चाहता है कि नहीं, आप हर साल हमारा रिव्यू करवाओ. सो ऐसा भी चल सकता है, कोई बात नहीं. जिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, सिर्फ वो ही लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है. मतलब क्या? आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, आपके पास कोई पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है, क्या आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है. सो अगर आपके पास यू आर नॉट होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पीयर रिव्यू, देन यू कैन नॉट conduct the audit of listed entities. And last, मैम व्हाट इफ हमारे पास peer review सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी हम लोगों ने लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अंडर प्रोफेशनल एथिक्स, अंडर क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल. लास्ट पॉइंट, इफ द रिव्यूअर और द असिस्टेंट जो रिव्यूअर लेकर के जा रहा है, इन्होंने कॉन्ट्रावीन किया है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या ये भी एथिक्स के खिलाफ है? एब्सोल्युटली यस. This also will be regarded as professional misconduct, ठीक है. So these were some important points to be noted, जिसके ऊपर छोटे छोटे से मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि केस स्टडीज के नाम पे या फिर छोटा 2 मार्क के नाम पे MCQ पूछा जा सकता है. So there you complete your peer review.